हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रवंश के प्रशासनिक व्यवस्था और चंद्रवंश के प्रशासन के बारे में। कैसे चंद्रवंश का प्रशासन किया जाता था, कैसे चंद्रवंश के राजा जो अपना प्रशासन चलाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपके पास चंद्रवंश के बारे में, जहाँ पे हमने सोमचंद्र से स्टार्ट करते हुए महेंद्र चंद्र तक किस प्रकार से हर्षदेव जोशी के द्वारा अलग अलग राजाओं को बनाया जाता है और किस प्रकार से मोहन सिंह रौताला से महेंद्र चंद्र तक शासन जो था वो कुमाऊं का चलता है। ठीक है, साथ ही कुछ समय जो है प्रद्युम्न शाह के द्वारा भी शासन वहां पे चलाया जाता है। तो ये सभी चीजें हमने पहले डिस्कस की है। उसके बाद मैंने आपके साथ चंद्रवंश के द्वारा लगाए गए करों के बारे में बताया था, जहां पर हमने 36 रकम 32 कलम के बारे में पढ़ा था। जितने भी कर के द्वारा लगाए गए थे, अलग अलग शासकों के द्वारा लगाए गए करों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चंद्रवंश के प्रशासन के बारे में, कैसे चंद्रवंश के राजा अपना प्रशासन चलाते थे और क्या क्या नीतियां वो अपनाते थे, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही इसका प्रशासनिक स्वरूप और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही इसमें आपके पास जो चैनल की यूट्यूब की साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डबका ऑनलाइन नव्या एकेडमी और इंस्टाग्राम पे भी ऑनलाइन नव्या एकेडमी, जहां पे मैं छोटे छोटे रील्स या वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी जो होती है वो आपके पास शॉर्ट जानकारी आपको देता रहता हूँ। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट सूचना ये आपके पास है कि 11 सितंबर को में भी 2025 यानी सितंबर में आपका जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो एग्जाम है ग्रुप सी का वो लगा हुआ है और उससे होना है। तो उसके लिए 13 डिस्ट्रिक्टों की जो सीरीज है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट की सीरीज जो चलाई जाएगी, अभी वो 13 डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चलाऊंगा मैं, लेकिन उसके जो क्वेश्चन है यानी कि 13 डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन जो लगभग 2000 क्वेश्चन उसमें है, जो 13 डिस्ट्रिक्टों से रिलेटेड है, प्रशासनिक व्यवस्था से उत्तराखंड के, और 13 डिस्ट्रिक्टों से संबंधित जो है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के हैं उन सभी से लगभग 2000 क्वेश्चन जो है उनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। यदि आप उस पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप लिंक में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका मैं लिंक वहां पे दे दूंगा आपको, इंस्टा जो लिंक आपके पास दे दूंगा, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हुए जानते हैं चंद्रवंश का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो चंद्रवंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था, चंद्रवंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चंद्रवंश जो है या चंद्रवंश के राजाओं के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम चंद्रवंश का जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कुमाऊं के जो यानी कि जो कुमाऊं का शासक जो था सोमचंद्र, यानी कि सबसे पहले जो संस्थापक था सोमचंद्र, जो संस्थापक के कौन था? सोमचंद्र था। सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना की थी और इस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। इस समय जो था महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने इस समय यहाँ पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो देखो, महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो हम भारत के इतिहास में पढ़ते कि 1001 से 1027 तक उसने 17 बार आक्रमण किया था। और यही जो है सोमचंद्र के बारे में मिलता है कि 1020 से 25 के आसपास जो है उसने चंद्रवंश की स्थापना की थी। 1020 से 1025 के आसपास उसने चंद्रवंश की स्थापना की थी। देखिए, डेट जो है वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कई इतिहासकारों के द्वारा इस डेट को बताया गया है कि 1020 से 1025 के आसपास जो है चंद्रवंश की स्थापना जो है सोमचंद्र के द्वारा की गई थी। और यहाँ भी मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था। यानी कि मोहम्मद गजनवी की आक्रमण के समय भारत का यानी कि जो उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं का चंद्रवंश का जो राजा था जिसने चंद्रवंश की स्थापना की वो था सोमचंद्र। ठीक है, चंद्रवंश जो थे अपने राजकुमार को, चंद्रवंश राजकुमार को, जो उनके राजकुमार होते थे उनको कुंवर नाम से पुकारते थे। क्या बोलते थे? कुंवर बोलते थे। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जाते हैं। तो कुंवर या गुसाई नाम से वो उनको बुलाते थे, अपने राजकुमारों को या राजकुमारों को गुसाई। राजकुमार को चंद्रवंश में या चंद लोग जो थे या कुमाऊं में कह सकते हैं कि कुंवर को या गुसाई के नाम से उनको बोला जाता था। और भारती चंद के जो ताम्रपत्र है, जो भारती चंद का ताम्रपत्र है, जो जाग ताम्रपत्र, एक देखिए ध्यान रखिएगा, जाग ताम्रपत्र, इसको ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है?
ये है भारती चंद का। भारती चंद एक ऐसा राजा था जो सबसे प्रतापी राजा चंद्रवंश का माना जाता है, जिसने डोटी पे पहले कर जो लगाए जाते थे, जो कहते हैं कि जो भारती चंद जो था, जो चंद्रवंश जो था, वो डोटी के राज्य को कर दिया करता था। तो भारती चंद ऐसा राजा था जिसने इस कर से मुक्त होने के लिए डोटी पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने आपको पहले दे रखा है, और काफी समय तक उसने डोटी पर अपना डेरा बनाए रखा और अंततः उसने उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो भारती चंद जो है, इसका जाग ताम्रपत्र जो है भारती चंद का है, और जाग ताम्रपत्र से हमें भारती चंद के बारे में जानकारी मिलती है, या भारती चंद के जाग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि पर्वत चंद के नाम से पहले कुंवर लगा हुआ मिलता है। एक राजा हुआ था चंद्रवंश का ही पर्वत चंद, पर्वत चंद के नाम से पहले, यानी कि नाम पे लिखा था कुंवर पर्वत चंद, कुछ इस तरीके से नाम लिखा हुआ था। ठीक है, और रत्नचंद के बाद कुंवर लगा था। ठीक है, और रत्नचंद के बाद जो था वो कुंवर लगा था। तो कुछ इस तरीके से नाम उनके मिलते हैं, कुंवर पर्वत चंद और रत्नचंद कुंवर, नाम इस तरीके से मिलते हैं। क्लियर है? तो चंद राजा जो थे वो अपने राजकुमार यानी कि अपने पुत्रों को, राजकुमार तो राजा का पुत्र राजकुमार हो गया है ना, तो उसको कुंवर या गोसाई के नाम से बुलाते थे। तो वहां पे पर्वत चंद जो है, जाग ताम्रपत्र भारती चंद का है। जाग ताम्रपत्र में पता चलता है पहले तो कुंवर पर्वत चंद के नाम से पहले कुंवर शब्द का प्रयोग हुआ है, और रत्न चंद के नाम के बाद कुंवर शब्द का प्रयोग हुआ है जाग ताम्रपत्र में। और जाग ताम्रपत्र किसका है? भारती चंद का है। भारती चंद उद्योत चंद के बाद ऐसा शासक है जिसने की डोटी पर हमला किया था। पहला तो उद्योत चंद था और उसके बाद भारती चंद था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। चंद्रवंश के राजा जो थे, इनकी जो उपाधि हुआ करती थी, चंद्रवंश के जो राजा जो थे, ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। महाराजाधिराज, इन्होंने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, साथ ही एक दूसरी उपाधि धारण की जिसको बोला जाता है श्री राजाधिराज। श्री राजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद शासकों ने महाराजाधिराज और श्री राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो चंद्रवंश के राजाओं ने दो उपाधियां मुख्यतः धारण की थी, महाराजाधिराज और श्री राजाधिराज। दो उपाधियां चंद्रवंश के राजाओं के द्वारा धारण की गई थी। साथ ही अपने राजकुमारों को, यानी कि जो उनके पुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, उनको कुंवर या गोसाई बोलते थे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रवंश में सोमचंद के समय किसका आक्रमण हुआ था, या जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय चंद्रवंश का शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था? सोमचंद था। ठीक है, अगली हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपके पास यहाँ पे, गोबासा ताम्रपत्र। गोबासा ताम्रपत्र से हमें ज्ञात होता है, गोबासा ताम्रपत्र। अब सबसे पहले गोबासा ताम्रपत्र किसका है? गोबासा ताम्रपत्र है ज्ञानचंद से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? ज्ञानचंद से संबंधित है। और यहाँ पे एक उत्कीर्णक का नाम मिलता है। अब उत्कीर्णक क्या होता है बताता हूं उसके बारे में भी। यहाँ पे एक उत्कीर्णक का नाम मिलता है, और जो कि इंद पद्याकरण के नाम से मिलता है। इंद पद्याकरण, इंद पद्याकरण का प्रयोग एक उत्कीर्णक के रूप में यहाँ पे हुआ है। उत्कीर्णक होते थे यानी कि ताम्र पत्रों को बनाने वाले, उत्कीर्ण यानी कि उत्कीर्ण करने वाले, यानी कि ताम्र पत्रों को उकेरने वाले। ताम्र पत्र था, उस पर कुछ आकृतियां उकेरनी है, कुछ चीजें उकेरनी है, तो उसका कार्य करने वालों को उत्कीर्णक कहा जाता था। या उत्कीर्णक जो होते थे, या ताम्र पत्रों के जो उत्कीर्णक होते थे, उसको सुनार या सुधार कहा जाता था। सुनार या सुधार कहा जाता था। ठीक है, सुनार या सुधार जो था, यानी कि ताम्र पत्रों को, सबसे पहले तो ताम्र पत्र को उत्कीर्ण का आप मतलब समझ पा रहे होंगे, यानी कि ताम्र पत्रों पर लिखने वाले जो होते थे, लेखक जो होते थे, एक तो लेखक होते थे, है ना, एक तो लेखक होते थे, लेकिन उसको उस ताम्र पत्र पर उकेरी जाए। अगर कोई बात मैं बोल रहा हूं, उस बात को एक पत्थर पे उकेरना है या एक ताम्र पत्र पर उकेरना है, तो वो काम करने वाले जो होते थे, वो उत्कीर्णक जो होते थे, उनको सुनार या सुधार कहा जाता था। ठीक है, और जबकि ताम्र पत्रों के, तो ताम्र पत्र जो होते थे, उनके लेखक जो होते थे वो होते थे जोशी। इसके जो लेखक होते थे, ताम्र पत्रों के लेखक जो होते थे, उनको बोला जाता था जोशी। ठीक है, ताम्रपत्र के लेखकों को जोशी, या अगर कुमाऊनी भाषा में बोले तो जोशी। जोशी, जोशी या जोशी जो थे
वो ताम्रपत्रों के लेखक होते थे और ताम्रपत्रों को उत्कीर्ण करने का कार्य करते थे जो लोग, उनको बोला जाता था सुनार या सुधार। सुनार या सुधार जो था वो बोला जाता था ताम्रपत्रों को उत्कीर्ण करने वालों को, और ताम्रपत्र के लेखकों को बोला जाता था जोइसी। जो लेखक जो थे, जो ताम्रपत्र को लिखने के कार्य करते थे, जोइसी या जोशी बोलते थे। ठीक है। ताम्रपत्र की जो, यानी कि जो कहते हैं कि जो चंद्रवंश की वंशावली जो हमें मिलती है, तो चंद्रवंश की वंशावली जो हमें मिलती है, चंद्रवंश की वंशावली वो हमें मिलती है कहां से? वो हमें मिलती है कत्यूरियों के ताम्रपत्रों से या कत्यूरियों के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है। यानी कि चंद राजाओं की जो चंद ताम्रपत्रों से हमें इनकी वंशावली, चंद वंश की वंशावली नहीं मिलती है, बल्कि किससे मिलती है? वो मिलती है हमें कत्यूरियों के ताम्रपत्र से। तो कत्यूरियों के ताम्रपत्र से ही हमें चंद वंश की वंशावली मिलती है। तो आपके पास क्वेश्चन अगर बन जाता है कि निम्न में से किससे हमें चंद वंश की वंशावली के बारे में पता चलता है, तो वहां पे आप कत्यूरी टिक लगाएंगे, चंद्रवंश नहीं लगाएंगे। चंद्रवंश यानी कि चंद्रवंश की जो ताम्रपत्र रहे हैं या चंद्र ताम्रपत्र समय उनकी राजा की वंशावली का प्रॉपर जो है वो नहीं मिलता है, प्रॉपर वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कत्यूरी राजाओं से मिलता है। एकमात्र राजा रहा है जगत चंद, चंद्रवंश का जगत चंद एकमात्र राजा रहा है जिसके ताम्रपत्र से उसके पिता का नाम मिला है, जिसके ताम्रपत्र से उसके पिता का नाम मिलता है, जो कि है बरम ताम्रपत्र। जो कौन सा है? बरम ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र है? बरम ताम्रपत्र। बरम ताम्रपत्र से हमें जगत चंद के बारे में जानकारी मिलती है और जगत चंद के पिता का नाम भी उसमें मिलता है, और एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी जानकारी हमें उसके ताम्रपत्र से मिलती है, जगत चंद की। ठीक है। जगत चंद को ध्यान रखिएगा, इसके अलग अलग क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो कुमाऊं जो इतिहास या चंद वंश के इतिहास का स्वर्ण काल जो कहा जाता है, जगत चंद के काल को कहा जाता है। ठीक है। या ऐसा शासक जिसकी जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, स्वयं के अभिलेखों में उसने अपने पिता का नाम भी दिया है, जैसे बरम ताम्रपत्र जो है वो जगत चंद से संबंधित है। ठीक है। और वहां पे उसने बरम ताम्रपत्र में अपने पिता का नाम भी वहां पे लिखा है। ठीक है। उत्कीर्ण करवाया है। क्लियर है? ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा एक बार बता देता हूं फिर से, और इसको मैं फिर हटा के फिर दोबारा देखते हैं। ठीक है। तो चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, सबसे पहले जो संस्थापक चंद्रवंश का जो था सोमचंद्र था, और सोमचंद्र ने उस समय चंद्रवंश की स्थापना की थी जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 में किया था, जो कि जाटों के विरुद्ध उसने सबसे पहले मुल्तान के विरुद्ध अपना आक्रमण किया था, और इसका अपने 1025 से सोमनाथ मंदिर का आक्रमण और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध जो किया गया था। ठीक है। तो 1001 से 1027 तक उसने 17 बार आक्रमण किया था। तो ये आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसी के आसपास माना जाता है कि सोमचंद्र ने भी 1020 से 25 के आसपास ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। चंद्रवंश जो थे, चंद्रवंशी राजा जो थे, अपने राजकुमार यानी कि अपने पुत्रों को कुंवर या गुसाई के नाम से जानते थे, जहां पे पर्वत चंद्र का नाम मिलता है। जो आपका भारतीय चंद्र का जाट ताम्रपत्र है, वहां पे पर्वत चंद्र का नाम मिलता है। तो पर्वत चंद्र के नाम क्या कुंवर का प्रयोग हुआ है, और रत्र चंद्र के बाद जो है वो कुंवर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। चंद्रवंश जो थे, चंद्रवंश के राजा जो थे, उन्होंने महाराजाधिराज और श्री राजाधिराज की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी। चंद्रवंश में ताम्रपत्रों को उत्कीर्ण को, ताम्रपत्र के उत्कीर्णक होते थे, ताम्रपत्रों को उत्कीर्ण करने वालों को क्या कहा जाता था? सुनार या सुधार कहा जाता था। जबकि ताम्रपत्रों को लिखने या ताम्रपत्रों के लेखक जो थे उनको जोशी या जोइसी कहा जाता था। वहीं गोबासा ताम्रपत्र से हमें ज्ञानचंद, यानी कि ज्ञानचंद के गोबासा ताम्रपत्र से हमें उत्कीर्णक के रूप में इंद्रपद्याकरेण का भी नाम मिलता है या प्रयोग हुआ है। कत्यूरी राजाओं की वंशावली हमें चंद राजाओं की वंशावली हमें चंद राजाओं से न मिलकर कत्यूरी राजवंश या कत्यूरी राजाओं की वंशावली से मिलती है, जिसमें हमें पता चलता है कत्यूरी वंश के ताम्रपत्र से हमें कहते हैं कि चंद वंश की जानकारी मिलती है या चंद वंश की वंशावली मिलती है। एकमात्र ऐसा चंद राजा जगत चंद था जिसकी जानकारी हमें उसको स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, जहां पर उसने अपने बरम ताम्रपत्र में अपने पिता का नाम जो है वो उत्कीर्ण करवाया हुआ है। ठीक है। आई होप सो यहाँ पे आपका समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो चंद्रवंश के बारे में जो जानकारी जो हमें मिलती है, चंद्रवंश की वंशावली जो हमें मिलती है वो कत्यूरी राजाओं से मिलती है, कत्यूरी राज्य के या कत्यूरी ताम्रपत्रों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो एकमात्र जगत चंद्र था जिसने के बारे में बताया था। अब देखते हैं
चंद्रवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी जो थी चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी, चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भाई? वो थी चंपावत। क्या थी? चंपावत थी। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? वह है काली कुमाऊं। काली कुमाऊं के नाम से चंपावत को जाना जाता है। और चंपावत जो है वो किसके नदी के तट पर है? काली एवं चंपावती नदी के तट पर। काली एवं चंपावती नदी के तट पर जो है वो आपका चंपावत बसा हुआ है, जो कि चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। जिसके बाद दूसरी राजधानी जो थी, दूसरी राजधानी जो बनाई गई थी चंपावत के बाद, दूसरी राजधानी बनाई गई थी आलमनगर। आलमनगर जिसको हम जानते हैं अल्मोड़ा के नाम से। और अल्मोड़ा को बसाने का श्रेय जाता है भीष्मचंद्र को। भीष्मचंद्र ने इसकी स्थापना की थी अल्मोड़ा की, और यहां पर भीष्मचंद्र ने इसको बसाने का कार्य शुरू किया था। अल्मोड़ा नगर बसाने का कार्य भीष्मचंद्र ने शुरू किया था। लेकिन 1560 या 63 के बीच में जब भीष्मचंद्र की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद बालो कल्याण चंद्र के द्वारा इसको पूर्ण रूप से आलमनगर अल्मोड़ा को बसाया जाता है और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो यानी कि राजधानी आपको अल्मोड़ा नगर किसने बसाया था? भीष्मचंद्र ने बसाया था, और पूर्ण रूप से बसाया था बालो कल्याण चंद्र ने। राजधानी किसने बनाया? राजधानी बनाई थी बालो कल्याण चंद्र ने। तो दूसरी राजधानी जो थी, पहली राजधानी तो आपकी क्या थी? चंपावत की। चंपावत के राजभोंगा किले में ही सोमचंद्र ने क्या किया था? चंद्रवंश की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद आलमनगर या अल्मोड़ा जो है वो राजधानी बनाई गई थी बालो कल्याण चंद्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ पे जो लोग होते थे, यानी कि जो राजधानी जो थी उसको चंपावत या कह सकते हैं चंद्रवंश के राजा जो थे, चंद्रवंश के राजा राजधानी को बूंगा, यानी कि इनके अन्य नाम लिख रहा हूं मैं, राजधानी को ये बूंगा हो गया, राजापुर या राजधानी कहते थे, राजापुर या राजधानी कहते थे। चंद्रवंश के राजा राजधानी के लिए बूंगा, राजापुर या राजधानी शब्द का प्रयोग करते थे। बूंगा का अर्थ मैंने आपको बताया भी था कि बूंगा का एक अर्थ और होता है जिसको बोलते हैं किला। ठीक है, शुरू की वीडियोस आप देख लीजिए कि मैंने आपको बताया हुआ बूंगा का अर्थ होता है किला। तो राज बूंगा जो थे राजा का किला चंपावत में जो बनाया था, किसने बनाया था? सोमचंद्र ने। वहीं पर उसने चंद्रवंश की स्थापना की थी। क्लियर है? ठीक है, पीछे आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप देख लीजिए। ब्रह्मदेव जब लोही यानी कि लोहाघाट की लोही नामक स्थान पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था, कोत्तरी वंश का अंतिम राजा जो था, उसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र के साथ कर दिया था। तो उसने सोमचंद्र को ही क्या किया था? तो चंपावत की जो छावनी जो थी वो उसने सोमचंद्र को दान स्वरूप या दहेज के रूप में दे दी थी, जहां पर उसने अपने वंश यानी कि चंद्रवंश की स्थापना की थी। तो पूरा का पूरा हिस्ट्री मैंने दिया हुआ है तो चंद्रवंश का, उसमें आप देख लीजिए, पहले उसका पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप प्रशासनिक व्यवस्था आपको और अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि इसका सर्वोच्च शासक होता था, सर्वोच्च शासक जो होता था, सर्वोच्च शासक चंद्रवंश का, सर्वोच्च शासक जो होता था चंद्रवंश का, या कह सकते हैं सर्वोच्च शासक, या हम कह सकते हैं कि प्रधान होता था। प्रधान जो होता था वो होता था न्यायाधीश। न्यायाधीश जो था उसको बोला जाता था, जो सर्वोच्च शासक होता था उसको बोला जाता था न्यायाधीश, जो सभी प्रकार के कार्यों को देखता था। सर्वोच्च शासक के प्रधान का कार्य करता था न्यायाधीश। ठीक है, क्लियर है? चंद्रवंश का जो शासन जो था, या चंद्रवंश का जो शासन था, वो पंचायती व्यवस्था पर आधारित था। चंद्रवंश का संस्थापक या चंद्रवंश का शासन जो था, चंद्रवंश का शासन जो था वो किस पर था? वो पंचायती राज पर आधारित था। अब पंचायती राज का जनक जो था सोमचंद्र को कहा जाता है। सोमचंद्र ने गांवों की व्यवस्था सही करने के लिए उसने गांवों में कमीण और सयाणों की नियुक्ति की थी। कमीण और सयाणों की नियुक्ति की थी, जिस कारण से सोमचंद्र को कुमाऊं का में पंचायती राज का जनक है, चंद्रवंश का पंचायती राज का जनक है, कुमाऊं में पंचायती राज का जनक जो है चंद्रवंश के सोमचंद्र को कहा जाता है। और सोमचंद्र ने ही वहां पर कमीण एवं सयाणों की नियुक्ति की थी और पंचायती राज व्यवस्था को वहां पर सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, तो चंद्रवंश का शासन जो है वो पंचायती राज पर आधारित था, और ये अपने नाम के अंत में देव शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि नाम के अंत में अपने कौन सा शब्द? देव शब्द का भी प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जो पंचायती राज था और जो अपने नाम के आगे जो था देव शब्द का प्रयोग जो थे वो अंत में करते थे। ठीक है, क्लियर है?
राजा जो यानी कि जो राज्य की समस्त भूमि जो होती थी, राज्य की समस्त भूमि जो होती थी, समस्त भूमि, राज्य की समस्त भूमि जो होती थी वो किसके अधीन होती थी? वो राजा के अधीन होती थी। किसके अधीन होती थी? राजा के अधीन होती थी। ठीक है, राजा जो थी यानी कि जो भूमि जो होती थी, समस्त भूमि जो थी राज्य की, वो किसके अधीन होती थी? राजा के अधीन होती थी। चंद्रवंश में राज्य की समस्त भूमियां जो होती थी या भूमि जो होती थी वो राजा के अधीन होती थी। राजा जो था उसको रौत, गुण और संकल्प के रूप में उसको दे सकता था। यानी कि राजा जो था, इस भूमि जो थी, राजा उनको गुण, संकल्प और रौत के रूप में दे सकता है। गूढ़ भूमि होती है, गूढ़, और संकल्प और रौत के भूमि में दे सकता था। ठीक है, गूढ़ हो गया, संकल्प हो गया और रौत के रूप में जमीन जो था राजा दे सकता था। ठीक है, तो राजा की जो समस्त भूमियां जो होती थी वो राजा के अधीन होती थी, जिसको राजा गूढ़ के रूप में, संकल्प के रूप में या रौत के रूप में उन भूमियों को दे सकता था। अब ये चीजें होती क्या थी? गूढ़ भूमि की अगर हम बात करें तो गूढ़ भूमि होती थी कि मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि होती थी। ठीक है, और रौत जो होती थी वो बहादुरी के रूप में दिया जाने वाला, पुरस्कार के रूप में भूमि दी जाती थी। अगर बहादुरी का पुरस्कार दिया जाना है तो क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी, और वो भूमि को कहते थे, उस भूमि को कहा जाता था रौत भूमि, है ना, या बहादुरी के दिया जाने वाला पुरस्कार के रूप में रौत भूमि जो दी जाती थी, जो कि राजा देता था। ठीक है, पर्वतचंद, रत्नचंद और त्रिमल्लचंद, पर्वतचंद, रत्नचंद और त्रिमल्लचंद, पर्वतचंद, रत्नचंद और त्रिमल्लचंद ऐसे 3 राजा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता के रहते हुए ही भूमि को दान किया था। ठीक है, अपने पिता के रहते हुए इन्होंने भूमियां जो थी वो दान में दे दी थी। ठीक है, चंद्रवंश में सेनापति को बख्शी या दीवान कहा जाता था। सेनापति को क्या कहा जाता था? सेनापति को बख्शी शब्द दिया गया है, बख्शी शब्द या दीवान भी बोला जाता था। बख्शी या दीवान जो था वो सेनापति को बोलते थे। चंद्र शासन में बख्शी या दीवान जो थे सेनापति को कहा जाता था। यहां पर परामर्शदाता का कार्य जो थे, जिनकी नियुक्ति परामर्शदाता, ये क्वेश्चन पूछा गया था, परामर्शदाता की नियुक्ति जो की जाती थी वो मेहरा एवं फर्त्याल लोगों में से की जाती थी। मेहरा एवं फर्त्याल लोग जो थे, जो कि राजा के परामर्शदाता होते थे। राजा के परामर्शदाता कौन होते थे? राजा के परामर्शदाता होते थे मेहरा एवं फर्त्याल। और मेहरा एवं फर्त्यालों की नियुक्ति जो परामर्शदाता के रूप में की थी वो की गई थी सोमचंद के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोमचंद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। सोमचंद के द्वारा मेहरा एवं फर्त्याल लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। क्वेश्चन में भी शायद लोअर पीसेस में पूछा गया था या अपर पीसेस में पूछा गया था, किसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेहरा एवं फर्त्यालों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? या चंद्र शासन में परामर्शदाता का कार्य कौन करते थे? तो मेहरा एवं फर्त्याल लोग करते थे, जिनकी नियुक्ति मेहरा एवं फर्त्याल लोगों की नियुक्ति परामर्शदात्री के रूप में या परामर्शदाता समिति के रूप में जो की गई थी वो की गई थी सोमचंद के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रारंभिक राजधानी चंपावत की जो चंद्रवंश की थी चंपावत थी। और चंपावत जो है उसका पुराना नाम काली कुमाऊं है। चंपावत आपका चंपावती या काली नदी के तट पर स्थित है। चंपावती और काली नदी के मध्य जो है तट पर जो है वो स्थित है। दूसरी राजधानी जो थी आलमनगर अल्मोड़ा थी, जिसकी स्थापना जो है वैसे तो स्थापित जो किया गया था, शुरुआत जो की थी भीष्मचंद्र ने किया था, लेकिन भीष्मचंद्र की मृत्यु के बाद उसका गोद लिया पुत्र, भीष्मचंद्र के पुत्र नहीं थे, तो सबने जो गोद लिया पुत्र बालो कल्याण चंद्र ने उसको अपनी राजधानी बनाया था। आलमगढ़ को उसने पूर्ण रूप से कार्य को पूरा किया, आलमनगर को बसाया और फिर उसको अपनी राजधानी बनाया, यानी अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था बालो कल्याण चंद्र ने। चंद्र राजा जो थे वो राजधानी को भोंगा, राजापुर या राजधानी अन्य नामों से बुलाते थे, यानी कि भोंगा, राजापुर, राजधानी नामों से बुलाते थे। और भोंगा का मतलब एक और होता है जिसको हम बोलते हैं किला। ठीक है, जो चंद्रवंश था, चंद्रवंश में सर्वोच्च शासक एवं प्रधान जो होता था या प्रधान न्यायाधीश जो होता था और वही सभी कार्य को देखता था। चंद्रवंश का शासन जो था एक पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें जो लोग जो थे, उस समिति में रहने वाले जो लोग होते थे, देव शब्द का प्रयोग करते थे। और ऐसा कहते हैं कि जो
पंचायती यानी कि जो पंचायती राज को व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोमचंद ने गांवों में अनेक यानी कि सभी गांवों में ग्रामों एवं सयाणों की नियुक्ति की। ठीक है, कमीन एवं सयाणों की नियुक्ति की थी, जो कि सोमचंद के द्वारा की गई थी, जिस कारण से सोमचंद को कुमाऊं में या चंद वंश के पंचायती राज का जनक कहा जाता है। राज्य की सभी भूमियां जो होती थी वो राजा के पास होती थी, राजा के अधीन होती थी, और राजा उनको 3 प्रकार से दे सकता था। बूट के रूप में यानी कि विश्वप्रीत या बूट, जिसको हम कह सकते हैं कि दान में दी जाती थी, मंदिरों के लिए या ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि होती थी। और संकल्प और रौत, रौत भूमि जो होती थी बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार के रूप में रौत भूमि दी जाती थी। चंद सेनापति में या चंद राजवंश में सेनापतियों को बख्शी या दीवान के नाम से जाना जाता था। वहीं परामर्शदाता जो होते थे चंद वंश में, उनको जो कि महारा और फरत्याल लोग चुने जाते थे, अब होते थे, और इनकी नियुक्ति सर्वप्रथम जो है वो सोमचंद के द्वारा की गई थी। आई होप यहां तक आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे का देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को थोड़े 2 सेकंड के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको पॉज कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि चंद वंश में जो सेनापति होते हैं, यानी कि चंद वंश में सेनापति, चंद वंश लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, चंद वंश। छोटा दिख रहा है क्या, और उसको बड़ा कर देते हैं, चले ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली चीज अपने यहाँ पे देखी है कि चंद वंश में सेनापति जो होते थे, सेनापति बख्शी को बख्शी कहा जाता था। ठीक है, बख्शी कहा जाता था। वहीं जो प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले होते थे, वो होते थे, इसको दीवान कहा जाता था। ठीक है, दीवान जो है, प्रधानमंत्री को दीवान कहा जाता था। शायद इससे पहले मैंने बख्शी या दीवान सेनापति को कहा है, बाय मिस्टेक हो गया वो। ठीक है, तो सेनापति यानी कि सेनापति को बख्शी कहा जाता था, और प्रधानमंत्री जो था दीवान कहलाते थे। ठीक है, चंद राजाओं के दीवान जो होते थे वही प्रधानमंत्री होते थे। चंद राजाओं के प्रधानमंत्रियों को दीवान नाम दिया गया था। ठीक है, और दीवान मुख्य रूप से होते थे जोशी। जो दीवान या प्रधानमंत्री होते थे वो आपके होते थे जोशी होते थे, जिसमें हमने 2 प्रमुख नाम पढ़े हुए हैं, जैसे कि एक शिवदेव जोशी पहले पढ़ा था, शिवदेव जोशी, जिसको कुमाऊं का कौटिल्य, कुमाऊं का चाणक्य आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, वहीं फिर हम बात करते हैं दूसरा, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण, जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दी गई थी शायद, हर्षदेव जोशी को उपाधि, और साथ ही कुमाऊं का अर्लवारिक, कुमाऊं का किंग मेकर आदि नामों से हर्षदेव जोशी को जाना जाता है। तो ये 2 प्रमुख जो थे वो दीवान हुआ करते थे जोशी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि चंद शासन में प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री जो होता था उसको दीवान कहा जाता था, और दीवान जो होते थे जोशी लोग होते थे। और मुख्य रूप से में नाम मिलते हैं शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी के नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीवान मंत्री या सचिव जो होते थे, इसमें दीवान के साथ जो होते थे, इसमें मंत्री या सचिव होते थे, जो कि जो संख्या होती थी, मंत्री व सचिव जो होते थे इसके साथ, इसकी सहायता के लिए, जिनकी संख्या होती थी 10। दीवान की सहायता के लिए 10 मंत्री या सचिव की यहाँ पे नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसको चंद राजवंश जो था, तो चंद राज्य जो था सबसे पहले तो 2 भागों में डिवाइड होता था। चंद राज्य जो था वो 2 भागों में डिवाइड होता था। एक तो होते थे सामंतों के अधीन, सामंतों के अधीन, ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं उसको। पहला तो था राजाओं के अधीन, राजाओं के अधीन, और दूसरा होता था सामंती राजाओं के अधीन या सामंतों के अधीन। और सामंतों के अधीन का मतलब हो गया, सामंत राजा जो होते थे, राजाओं के अधीन जो काम करने वाले होते थे, या राजाओं के अधीन जो शासन चलाने वाले जो राजा होते थे, वो आते थे सामंती राजा। ठीक है, तो 2 प्रकार से चंद राजाओं का शासन हुआ करता था, तो उसको बोला जाता था सामंती राजा और राजाओं के अधीन साम्राज्य। राजाओं के अधीन जो मंडल में विभाजित होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले चंद राजवंश जो था, चंद राज्य जो था, चंद राज्य यहाँ पे लेके चलता मैं, चंद राज्य सबसे पहले क्या होते थे, मंडलों में विभाजित होते थे। किसमें, मंडलों में विभाजित होते थे। और जहां पर जो शासन जो होता था वो कौन कौन चलाते थे, और मंडल जो होते थे या तो राज्यों के अधीन होते थे या फिर वो सामंतों के अधीन होते थे। ठीक है, अब इसमें सामंत जो होते थे, सामंत क्या करते थे कि राजाओं को वार्षिक कर दिया करते थे। मैंने कहा ना आपको, राजाओं को
को वार्षिक कर देते थे, वार्षिक कर देते थे। मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पे कि एक तो जैसे मान लीजिए एक राज्य है ना, और उसके अंडर जो है एक जो है छोटा सा मंडल है, ये मंडल है, ठीक है। तो इस मंडल पर जो शासन कर रहा है इसका भी एक शासक है, तो शासक है और यहाँ का राजा है, तो उसको बोला जाता था सामंती राजा। कोई राजा इस पर शासन कर रहा है तो उसको बोला जाता था सामंती राजा। तो यानी कि जो सामंती राजा होते थे वो चंद राजाओं को कर दिया करते थे। तो सामंती राजा जो होते थे वो क्या करते थे, चंद राजाओं को क्या करते थे, कर दिया करते थे। सामंती राजा चंद राजाओं को सालाना कर दिया करते थे, यानी कि वार्षिक कर जो दिया करते थे, ठीक है। और साथ ही जो सामंती राजा जो होते थे उनको ठक्कुर की उपाधि दी गई थी। क्या था, ठक्कुरी राजा या ठक्कुर, ठकुरी राजा या ठक्कुर जो था वो नाम दिया जाता है, सामंती राजाओं को एक उपाधि दी जाती थी। तो दो प्रकार के मंडल होते थे राजाओं में, चंद राज्य में दो प्रकार के मंडल होते हैं। एक तो राजाओं के अधीन डायरेक्ट शासन करने, जहां पर शासन राजा का चलता था। एक ही होता था कि राजा के अंडर कोई राजा अगर शासन कर रहा है, सामंती राजा के अंडर होते थे। तो दो प्रकार के यहाँ पे शासन जो है, दो प्रकार के राजवंश या दो प्रकार से राज्य जो था, शासन जो था वो चलाया जाता था। सबसे पहले यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि चंद राजवंश जो थे मंडलों में विभाजित थे, और मंडलों का जो प्रशासन होता था, जो शासन होता था, वो दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो सीधे राजा के अंदर आते थे या सीधे राजा के अंडर में आते थे, और दूसरे आते थे कि राजा के अंडर जो सामंती राजा काम कर रहे हैं उनके द्वारा राज्य चलाया जाने वाला, उसको सामंती राजा बोला जाता था। सामंती राजा जो थे वो चंद राजाओं को वार्षिक रूप में कर दिया करते थे, ठीक है। मंडल जो थे वो देशों में विभाजित थे। मंडल जो थे किसमें, देशों में विभाजित हुआ करते थे। देशों में जैसे कि तल्ला देश, ये नाम थे वहां पे, ठीक है। मल्ला देश, तल्ला देश, मल्ला देश और खरक देश, पर्वत डोटी का देश, पर्वत डोटी का देश। तो इस प्रकार से जो राजवंश जो था, मंडल जो थे वो किसमें डिवाइड होते थे, वो डिवाइड होते थे, मंडलों में विभाजित होते थे, और मंडल जो थे वो देश में विभाजित होते थे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो होता था, जो देश होते थे वो परगनों में विभाजित होते थे। देश जो थे वो परगनों में विभाजित होते थे, और मुख्य रूप से दो प्रकार के परगने देखने को मिलते हैं। दो परगने यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं परगना। परगना जो था कि चंद राज्य मंडल का देश जो थे परगनों में विभाजित होते थे, और परगना जो थे सबसे छोटी इकाई होती थी जिसका नागरिक है ना, जो परगने जो होते थे इसका नागरिक जो परगना जो होता था उसको सीकदार कहा जाता था। यानी कि परगने का जो शासन चलाने वाला होता था उसको बोला जाता था सीकदार। शासन चलाने का मतलब वही कि परगने का जो राजस्व वगैरह इकट्ठा करके जो था वो ऊपर राजा के पास पहुंचाता था, ठीक है। तो इसका जो मुखिया होता था, परगने का मुखिया जो होता था वो सीकदार होता था, ठीक है। सीकदार या सरीदार भी उसको बोला जा सकता था, सीकदार या सरीदार बोला जाता था उसको, परगना का शासक जो होता था, ठीक है। एक सैनिक जो होता था, सेनापति जो होता था, सेनापति को बख्शी कहा जाता था, और सैनिक कमांडर जो होता था इसी के अंडर होता था। बख्शी के अंदर ही सैनिक कमांडर होता था, इसी के नीचे क्या होता था, सैनिक कमांडर होता था। तो सैनिक की कमांड करने वाला कमांडर होता था वो भी बख्शी के नीचे, यानी कि सबसे बड़ा पद जो सैन्य अगर देखें तो सैन्य शक्तियों में देखें, सैन्य प्रशासन के देखें तो सबसे बड़ा पद क्या था, बख्शी था। बख्शी के नीचे सैन्य कमांडर और उसके नीचे ही सेना आती थी, ठीक है। तो सैनिक कमांडर के अधीन जो था सेना होती थी, ठीक है। और जिसका जो मुखिया होता था वो क्या होता था, बख्शी हुआ करता था। कौन हुआ करता था, बख्शी हुआ करता था। चंद्रवंश के समय परगनों की बात हम यहाँ पे करते हैं तो दो प्रमुख परगने, लेकिन इनको भी अलग अलग मिलते हैं। चार परगने मुख्य रूप से देखने के लिए मिलते हैं। चंद्रवंश में चार परगने देखने के लिए मिलते हैं। तो चार परगनों में जैसे कि सोर, सीरा, काली कुमाऊं, सोर परगना, सीरा परगना, सोर, सीरा, काली कुमाऊं, फलदाकोट, है ना, फलदाकोट है तो बहुत सारे इसमें। फलदाकोट है, पाली पछाव परगना में आ जाएगा, है ना। सोर, सीरा, काली कुमाऊं, फलदाकोट और पाली पछाव, कोटली। तो चार नहीं बोल सकते, चार हटा दो तो परगने लिखो, बस बात खत्म।
सिर्फ तो चार ही ध्यान रहे कि चार ही थे, बाकी कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो चार ने जो परगने रहे हैं चंद्रवंश के, तो समय के जो परगने रहे हैं, सोर, सीरा, काली कुमाऊं, फलदा कोट, पाली पछाऊ, कोटली, ये सभी जो है वो चंद्रवंश के समय के परगने रहे हैं, ठीक है। इसी समय में तराई भावर में 6 परगने हुए। अब ये आप ध्यान रख सकते हैं कि तराई भावर में जो तराई भावर क्षेत्र जो था, तराई भावर क्षेत्र जो था वहां पर 6 परगने हुआ करते थे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है दिख रहा है। तो तराई भावर में जो थे वो 6 परगने हुआ करते थे। तराई परगने में जो 6 परगने कौन कौन से थे, बक्सी, माल, बगसी, भावर में क्या थे, बक्सी, बक्सी परगना, बक्सी परगना था, माल परगना था, बक्सी परगना, माल परगना, बुक्साड़, मुंडिया, तिलखुरी, बुक्साड़ पर बुक्साड़ जो था, बुक्साड़ हो गया, और गुंडिया, छिनकी, तिलपुरी, गुंडिया, छिनकी, किलपुरी आदि, ये जो सारे के सारे भाबर क्षेत्र में पाए जाने वाले या भाबर क्षेत्र में जब उस समय जो था परगने हुआ करते थे, ठीक है। परगने जो थे अलग अलग समय में रहे हैं, ठीक है। और परगने जो थे, अब इसमें देखो परगने जो थे, हमने अभी यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, तो कुछ छोटी इकाई लेकिन इससे भी छोटी इकाइयां जो थी, ठीक है। परगने भी यहाँ पे सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं प्रशासन की, लेकिन परगनों को भी अलग अलग डिवाइड किया जाता था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किस प्रकार से चंद्रवंश का प्रशासन जो था वो डिवाइड हुआ करता था, ठीक है। अब मैं पूरा यहाँ पे बना रहा हूँ इसको। चंद्रवंश का जो राजवंश जो था, चंद्र राज्य जो था, सबसे पहले तो चंद्र राज्य किसमें डिवाइड था, सबसे पहले चंद्र राज्य में मंडल आते हैं, क्या थे, मंडल। चंद्र राज्य जो थे मंडलों में विभाजित थे, और मंडल जो थे वो परगनों में विभाजित होते, मंडल जो देशों में विभाजित होते, देशों में विभाजित थे, और देश जो थे वो परगनों में विभाजित होते, देश जो थे क्या थे वो परगने में विभाजित होते थे। परगने जो थे वो गरखे में विभाजित थे, परगने जो थे किसमें, गरखों में विभाजित थे, परगने जो थे वो किसमें विभाजित थे, गरखे में विभाजित थे, ठीक है। गरखे में विभाजित थे, और गरखे जो थे वो विभाजित होते थे गांवों में, गरखे क्या होते थे, गांवों में विभाजित होते थे, गांव लास्ट था यहाँ पे। यहाँ हम कह सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो थे वो ग्राम ही यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। चंद्र राज्य में हमने मंडल देखे, मंडल में हमने पढ़े थे वहां पे 2 मंडल हुआ करते थे, एक राजाओं के दिन होते थे और दूसरा सामंती राजाओं के दिन होते थे, जिनको ठकुरी राजा भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मंडल जो थे वो देशों में विभाजित थे, जहां पे हमने पढ़ा तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी आदि हमने देखे। देशों को परगनों में विभाजित किया जाता था, और उन परगनों में हमने देखा था कि अनेक परगने थे, जैसे कि हम बात कर देंगे काली कुमाऊं, पाली पछाऊ, सोर, सीरा, फलदा कोट, कुटली आदि जो थे। साथ ही हमने तराई भाबर क्षेत्र में भी देखे थे, तराई भाबर क्षेत्र में हमने बक्सी देखा, माल, बुक्साड़ और गुंडिया, छिनकी, तो ये सभी आपने यहाँ पे चंद्रवंश के समय परगने यहाँ पे पढ़े थे। परगने जो थे वो 2 प्रकार से, यानी कि परगने जो थे वो गरखों में विभाजित होते थे, और गरखे जो होते थे इसका प्रशासक जो था वो होता था सीकदार नेगी, गरखों का प्रशासक होता था सीकदार नेगी। सीकदार नेगी जो था वो गरखों का प्रशासक होता था, या कह सकते हैं सीकदार नेगी नहीं, सीकदार में कंफ्यूज जाएंगे, सिर्फ नेगी लिखते हैं ना। नेगी जो होता था वो गरखों का क्या होता था, प्रशासक होता था। गरखों का प्रशासक नेगी होता था, जिसमें यानी कि जो गरखे जो होता है उसको पट्टी भी बोल सकते हैं, है ना, पट्टी अलग अलग पट्टियों में विभाजित होता था, जैसे काली कुमाऊं या माल पट्टी थी, ठीक है। और गरखों में सोर एवं सीरा गरखे भी थे, ठीक है। सोर एवं सीरा, इसमें गरखों की हम बात करेंगे, जैसे सोर हो गया, सीरा हो गया आदि यहाँ पे हुआ करते थे। और ये जो था इसका जो प्रशासक होता था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रशासक जो होता था वो नेगी होता था। गरखे का प्रशासक कौन होता था, नेगी होता था, जिसमें हम शिरोमणि जोशी को जानते हैं, शिरोमणि जोशी जो रहा है, शिरोमणि जोशी, जिसको शिरोमणि जोशी को हम सोर का नेगी के नाम से जानते हैं। सोर का नेगी किसको बोला जाता है, सोर का नेगी बोला जाता है शिरोमणि जोशी को बोला जाता है। सोर के नेगी किसको बोला जाता है, शिरोमणि जोशी को सोर का नेगी कहा जाता है। चंद्रवंश जो राजवंश जो था हमें मंडलों में विभाजित मिलता है, चंद्र राज्य जो था मंडलों में विभाजित होता था,
जो कि दो प्रकार के मंडल होते थे, राजाओं के अधीन, सामंतों के अधीन। ठीक है, दूसरा मंडल जो थे देश में विभाजित होते थे, जिसमें 4 प्रकार के देशों का उल्लेख मिलता है, तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, प्रवर्त डोडी देश। ठीक है, उसके बाद परगनों को गांवों में और गांवों को गरखों में, परगनों को गरखों में और गरखों को गांवों में विभाजित किया जाता था। ये प्रशासनिक दृष्टि से किया गया था, यानी कि प्रशासनिक इकाई जो है इस प्रकार से हुआ करती थी। ठीक है, अब गांवों के मुखिया जो थे, गांव जो थे उनका मुखिया कौन होता था? तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनके लिए गांवों की जो व्यवस्था के लिए सोमचंद ने ग्राम यानी कि कमीण एवं सयाणों की नियुक्ति की थी। कमीण एवं सयाणों की नियुक्ति की थी। कमीण एवं सयाणों की नियुक्ति की थी मुखिया के रूप में गांवों के लिए। ठीक है, तो जो आपका कमीण एवं सयाणों की यहाँ पे नियुक्ति की गई थी। ठीक है, जबकि काली कुमाऊं, अब इसी को सयाणा या बूढ़ा भी बोला जाता है, कमीण सयाणा या बूढ़ा, सयाणा या बूढ़ा की नियुक्ति की थी। अब बूढ़ा जो बोला जाता था, बूढ़ा यानी कि गांव के मुखिया को बूढ़ा जो बोला जाता था। ठीक है, बूढ़ा भी बोला जाता था, जो कि जोहार, ठीक है, काली कुमाऊं या जोहार में, काली कुमाऊं या जोहार, काली कुमाऊं या जोहार में, काली कुमाऊं या जोहार में जो गांवों का बूढ़ा होता था, यानी कि जो मुखिया होता था गांवों का, उसको बूढ़ा शब्द भी उसके लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्लियर है। जबकि पाली परगना जो सयाना जो होता था, तो सयाना शब्द जो होता था वो पाली परगने में दिया जाता था। ये सयाना शब्द जो होता था वो पाली परगने में होता था। तो पाली परगने में गांव के मुखिया के रूप में सयाना की नियुक्ति की जाती थी, सयाना उनको बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सयाना और बूढ़ा की नियुक्ति जो है वो गांव के मुखिया के रूप में की जाती थी, जहां पर काली कुमाऊं या जोहार क्षेत्र में गांव के मुखिया को बूढ़ा कहा जाता था, जबकि पाली परगने के अंतर्गत गांव के मुखिया को सयाना शब्द कहा जाता था। ठीक है, और इसका जो यानी कि जो सयाना होता था वो कोई थोकदार होता था, गांव का कोई थोकदार या कोई शिक्षक आदमी जो होगा उसे वहां पे मुखिया बनाया जाता था। और इसका काम होता था कि अनाज के रूप में दस्तूर जो था वो इकट्ठा करना, अनाज के रूप में दस्तूर इकट्ठा करता था और इसको वो अपने से ऊपर अधिकारियों को देता था, यानी कि नेगी को देता था। नेगी गांवों से क्या करता था, जो नेगी होता था वो गांवों से क्या करता था, अनाज एवं दस्तूर इकट्ठा करता था। किससे? मुखिया से, गांव के मुखियाओं से। मुखिया का काम होता था पूरे गांव से उसने क्या किया, दस्तूर, अनाज के रूप में दस्तूर इकट्ठा किया जो एक टैक्स के रूप में होता था, और उसको उसने नेगी को दिया, और इस तरीके से आगे राज्य तक यानी कि राजा के महल तक या राज्य तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, कल्याण चंद्र के एक अभिलेख में मिलता है, कल्याण चंद्र के एक अभिलेख मिलता है जहां पर हमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है जो कि 16 गांवों का सयाना था, मतलब 16 गांवों को उसके का मुखिया था वो। ठीक है, 16 गांवों का सयाना मतलब 16 गांवों का मुखिया था, वो था लक्ष्मी गोसाई मंडराल। ठीक है, तो लक्ष्मी गोसाई मंडराल जो था वो, इसी में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लक्ष्मी गोसाई मंडराल, लक्ष्मी गोसाई मनराल, लक्ष्मी गोसाई जो था, लक्ष्मी गोसाई मंडराल जो था वो 16 गांवों का सयाना था, और जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कल्याण चंद्र के अभिलेख से। कल्याण चंद्र के अभिलेख से हमें पता चलता है कि लक्ष्मी गोसाई मंडराल जो था वो 16 गांवों का सयाना हुआ करता था। ठीक है, एक इसमें अब देखो, जैसे शब्द होता है डाकिया, डाकिया, यहाँ पे डाकिया शब्द क्या होता था, अभी वर्तमान में डाकिया शब्द का यूज क्या करते हैं, चिट्ठी भेजने वाला, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी लेकर जाने वाला। अब तो सब चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, है ना, अब तो सिर्फ व्हाट्सएप जैसे ईमेल वगैरह ही चलते हैं। लेकिन एक समय था डाकिया का बहुत अच्छा सम्मान कह सकते, बहुत अच्छी जॉब या कह सकते हैं कि बहुत कार्य उसका होता था। तो डाकिया जो होता है, आज भी तो कुछ चीजें तो अभी भी होती है ना, तो डाकिया जो शब्द होता था उसका कार्य होता था, जो डाकिया होता था इसका मुख्य कार्य होता था कि गल्ला छहाड़ा जो होता था उसको राजा के दरबार तक पहुंचाना होता था। गल्ला छहाड़ा को इसे राजा के दरबार तक पहुंचाना होता था। गल्ला छहाड़ा को राजा के दरबार तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था, तो वो किया जाता था डाकिया के द्वारा। गल्ला छहाड़ा मतलब होता है कि अनाज का 1/6वां भाग, अनाज का 1/6वां भाग या उपज का 1/6वां भाग जो वसूल किया जाता था उसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था, और इस गल्ला छहाड़ा को राजा के दरबार तक पहुंचाने का काम करने वाले को डाकिया कहा जाता था। ठीक है, गल्ला छहाड़ा क्या होता था, कुल उपज का 1/6वां भाग या कुल उपज का 6वां भाग
जो होता था वो होता था गल्ला छहाड़ा। छहाड़ा छठवां भाग, और गल्ला छहाड़ा मतलब गल्ला मतलब अनाज के रूप में, अनाज के रूप में दिया जाता था, यानी उपज का कुल छठवां भाग जो होता था गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। और इसको राजा के दरबार तक पहुंचाने का कार्य जो किया जाता था वो डाकिया के द्वारा किया जाता था। क्लियर है? डाकिया के द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पे न्यायाधीश जो होती थी, इसको मैं एक बार पहले हटा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, लिखने के लिए जगह नहीं बची है, तो मैं पहले इसको हटा देता हूं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं कोशिश ये भी करता हूं कि आपको प्रॉपर से चीज का, हर चीज का मतलब समझा सकूं और हर चीज को आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और साथ ही ये भी रहता है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं ताकि सारी चीज आपको उसमें एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि समझाना अगर सही से तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो इसको माइंड न करते आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें और सीखिए कि क्या चीजें हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको और क्या क्या चीजें आपको समझनी है। ठीक है, तो चलिए आगे टाइम वेस्ट न करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं आगे। तो इसमें एक प्रकार की पंचनवीसी नाम एक पंचायत होती थी, एक पंचायत होती थी पंचनवीसी। चंद्रवंश के शासनकाल में पंचनवीसी जो होता था, पंचनवीसी नामक एक पंचायत होती थी जो कि चंदों के समय होती थी। चंद्रवंश के समय, चंद्रवंश के समय एक प्रकार की पंचायत या कह सकते कचहरी, चंद्रवंश के समय एक प्रकार की कचहरी होती थी जिसको पंचनवीसी पंचायत कहते थे। पंचनवीसी पंचायत होती थी। पंचनवीसी पंचायत जो होती थी वो एक प्रकार की कचहरी होती थी जो कि चंद्रवंश के शासनकाल के समय हुआ करती थी। ठीक है, और इस पंचायत को, यानी कि जो पंचायत होती थी इसको चार थान भी बोलते थे। क्या बोलते थे? चार थान। ये पंचायत होती, पंचनवीसी पंचायत जो होती थी, चंद्र समय की कचहरी जो होती थी, इसको चार थान भी बोला जाता था। और इसका एक दंडाधिकारी होता था जो दंड देने वाला होता था। ठीक है, दंडाधिकारी होता था जिसको दंडय बोला जाता था। क्या बोला था? दंडय। दंडय जो था वो दंडाधिकारी जो उसको दंडय बोला जाता था। क्लियर है? ठीक है, तो पंचनवीसी नामक जो पंचायत होती थी वो चंद्रवंश के समय कचहरी होती थी, या चंद्रवंश के समय जो कचहरी होती थी उसको पंचनवीसी पंचायत बोला जाता था। पंचनवीसी पंचायत को अन्य नाम चार थान भी बोला जाता था, जिसका दंडाधिकारी मुखिया होता था, इसको दंडाधिकारी बोलते थे। और यानी कि जो सभी बातों को सुनने के बाद अपना न्याय देगा, ठीक है, या अपना फैसला सुनाएगा, दंड देगा, तो उसको दंडाधिकारी या दंडे भी उसको बोला जाता था। ठीक है, चंद्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, चंद्र शासन की प्रशासनिक व्यवस्था में कह सकते कि जो लोग हुआ करते थे, चंद्रवंश की जो प्रशासनिक जो इकाई जो थी वो कुछ इस प्रकार से विभाजित हुआ करती थी। जो प्रशासनिक इकाई, एक तो हमने प्रशासन पढ़ा था, चंद्रकालीन प्रशासन हमने पढ़ा था, प्रशासन हमने पढ़ा। इसका प्रशासन में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रवंश जो था या चंद्र राज्य जो था, ये चंद्र राज्य है, चंद्र राज्य वो किसमें? मंडल में विभाजित होता था। मंडल, मंडल किसमें? मंडल देश में विभाजित होता था। देश किसमें विभाजित होते थे? परगनों में। परगने किसमें होते थे? गरखों में। गरखे किसमें होते थे? गांवों में। इस प्रकार से चंद्रवंश का जो था प्रशासन जो हुआ करता था। ठीक है, अब उसमें कुछ इकाइयां अलग से थी जिसमें कुछ जो हम कह सकते हैं उसके अधिकारी होते थे। ठीक है, अब चंद्रवंश के कुछ अधिकारी होते थे, जैसे कि हम बात करेंगे चंद्रवंश के प्रशासनिक इकाइयां के निम्न भाग होते थे। यानी कि चंद्रवंश के इकाइयां जो होती थी, इकाई क्या क्या होती थी? इकाई जो होती थी इसमें एक तो होती थी, सबसे पहले आता था यहाँ पे, सबसे पहली इकाई जो होती थी वो होते थे चार बूढ़ा, यानी कि जो हम कह सकते कि अधिकारी बोल सकते हैं इनको हम, चार बूढ़ा, चार बूढ़ा। ठीक है, चार बूढ़ा, या दूसरा आता थे पांच थोक, चार बूढ़ा, पांच थोक, चार बूढ़ा, पांच थोक, चार चौथानी, चार चौथानी, चार चौथानी, चार बूढ़ा, पांच थोक, चार चौथानी और पौड़ी 15 बिस्वा, और पौड़ी 15 बिस्वा, पौड़ी 15 बिस्वा। तो पौड़ी 15 बिस्वा, चार बूढ़ा, पांच थोक, चार चौथानी और पौड़ी 15 बिस्वा। तो ये चार इकाइयां होती थी जिन इकाइयों पर ये जो लोग जो थे वो काम करते थे,
है ना। इकाइयों का मतलब यहाँ पे होगी यही इकाई, तो यही है ना। इनमें जो अधिकारी होते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे, ठीक है। चार बूढ़ा में आपके पास जो नियुक्ति की गई थी, कारकी, तड़ागी, कारकी, तड़ागी, बोहरा और चौधरी। कारकी, तड़ागी, बोहरा, चौधरी, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। सोमचंद के बारे में आपको बता रखा है। तो ये मूल तो नेपाल के होते थे, ठीक है। कारकी, तड़ागी, बोहरा और चौधरी जो थे वो चार बूढ़ाओं की नियुक्ति, चार बूढ़ों की नियुक्ति जो की थी, चार बूढ़ा की नियुक्ति जो की गई थी वो सोमचंद के द्वारा की गई थी। तो प्रशासनिक इकाई को संभालने के लिए चार प्रकार के बूढ़ा होते थे, जिनको कारकी, तड़ागी, बोहरा और चौधरी यहाँ पे इसमें आते थे, ठीक है। हो गया। अगर आप देखते हैं पांच थोक, पांच थोकदार क्या क्या होते थे, जिसमें आपके पास होता फर्त्याल आते थे, फर्त्याल हो गए, मेहरा, फर्त्याल, मेहरा, मेहरा लोग होते थे, फर्त्याल लोग होते थे, देव, देव लोग होते थे, ढेक, ढेक लोग होते थे और खड़ायत, खड़ायत लोग होते थे। तो पांच प्रकार के लोग जो थे जिनको पांच थोक कहा जाता था। जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये परामर्शदाता के रूप में कार्य करते थे। परामर्शदाता फर्त्याल, महराज जो थे, और पंचायती राज के जो अधिकारी थे उनको अपने नाम के आगे लास्ट में जो थे वो देव लिखते थे, ठीक है। तो पांच थोक जो थे वो पांच थोकदारों के रूप में इनके नाम आते हैं, जो कि इसके प्रशासन से कार्य संभाल, थोकदार का कार्य करते थे, थोक के रूप में, पांच थोकों के रूप में काम करते थे, जिनमें फर्त्याल, मेहरा, देव, ढेक और खड़ायत आते हैं, ठीक है। चार चौथानी ब्राह्मणों में अलग अलग नाम आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, जैसे कि गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से रुद्रचंद ने कुमाऊं में चार चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो इसमें आपके पास पौड़ी 15 बिस्वा, पौड़ी 15 बिस्वा जो था वो सामान्य प्रजा के लिए कहा जाता था। सामान्य प्रजा के लिए एक शब्द पर का प्रयोग किया जाता है, जिसको पौड़ी 15 बिस्वा कहा जाता था, ठीक है। क्लियर है। अब पंच बिड़िया वर्ग होता था, यानी कि चार चौथानी ब्राह्मण जो थे उसमें आ जाता था पंच बिड़िया वर्ग, पंच बिड़िया ब्राह्मण या पंच बिड़िया वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो चार चौथानी ब्राह्मण होते थे और छह छर्या ब्राह्मण इसमें होते हैं, ठीक है। पांच बिड़िया में क्या होते थे? एक तो चार चौथानी ब्राह्मण होते थे, चार चौथानी ब्राह्मण, चार चौथानी ब्राह्मण और छह छर्या ब्राह्मण, ठीक है। इसके अंतर्गत आते थे छह छर्या ब्राह्मण, छह छर्या ब्राह्मण और पांच चार चौथानी ब्राह्मण। तो ये सब आते थे पंच बिड़िया वर्ग के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो चंदों के समय जो था सीराकोट चंदों के समय सीराकोट जो था, सीराकोट चंदों के समय सीराकोट एक प्रकार का कारागार हुआ करता था, जो कि कह सकते हैं कि कुख्यात कारागार था, कुख्यात कारागार था, जहां पर दीपचंद और उसके दो पुत्रों को रखा गया था। जब दीपचंद जो था, आपने चंद्रवंश का इतिहास पढ़ा होगा, दीपचंद के जीवित रहते ही मोहन सिंह रौतेला ने उसी गद्दी हथिया ली थी, उसको बंदी बना उसी गद्दी हथिया ली थी। जिसके बाद हरदेव जोशी ने ललित शाह से मदद मांगी थी और ललित शाह ने फिर उससे गद्दी छीन कर फिर से दीपचंद को गद्दी पर, दीपचंद को तो नहीं बिठाया था, प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी बिठाया था, और प्रद्युम्न शाह ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र या गोद लिया पुत्र जो उसको घोषित किया था, तब उसने यहाँ पे शासन किया था, ठीक है। तो ये चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी। और उसके पुत्रों और दीपचंद को इसी कारागार सीराकोट कारागार में रखा गया था, जो कि कुख्यात कारागार था चंद्रवंश का, जिसमें दीपचंद को रखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके पास आज का जो टॉपिक है, जहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था, चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था किस किस पर आधारित थी, ठीक है। तो चंद्रवंश जो था वो प्रशासन जो था चंद्रवंश का, वो चंद्र राज्य जो था वो मंडल में विभाजित होता था, मंडल में अलग अलग एक राजा के अधीन होता था, दूसरा सामंतों के अधीन होते थे। राज्य जो थे यानी कि जो मंडल जो थे वो देशों में विभाजित होते थे, अलग अलग देश, यानी कि जैसे मंडलों को जिलों में भी हम उसको जिले बोलते तो उस समय उसको देश बोला जा सकता है, ठीक है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसको। और देश जो थे परगनों में डिवाइड होते थे, जिले हमारे क्या हुई तहसीलों में विकास खंडों में डिवाइड होते हैं, तो उसी तरीके से वो परगनों में डिवाइड थे, और परगने जो थे वो गरखों में डिवाइड हुए हैं, और गरखे जो है वो गाँवों में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। क्लियर है, बात आई समझ में। तो हम क्या करते हैं, तहसील को हम क्या करते हैं क्षेत्र पंचायत वगैरह जो अलग अलग क्षेत्र पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों को हम फिर क्या करते हैं ग्राम पंचायतें में डिवाइड करते हैं, और ग्राम पंचायत के अंदर ही हमारे गांव आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से पहले भी था, उसी प्रकार से अभी भी है, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है। तो इसकी प्रशासनिक इकाई थी, और उसके लिए काम करने वाले
किस किस प्रकार के अधिकारी होते थे, जैसे 4 बूढ़ा 5 चौथानी, चार बूढ़ा 5 थोक, 4 चौथानी, पौड़ी 15 बिस्सा, इस प्रकार के अधिकारी जो इन पदों पर कार्य करते थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो से, जहां पर हम पढ़ेंगे चंद वंशों की भू राजस्व नीति के बारे में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मस्त होके करते रहिए।